यदि जीवन में समर्पण हो, त्याग हो और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की अपने मन में दृढ़ इच्छा हो, दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना असंभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं ई गवर्नेंस यानी ई प्रशासन से संबंधित 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपको मेरी एडवाइस है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि ई गवर्नेंस यानी ई प्रशासन से आने वाले किसी भी प्रश्नों को आप अपने जीवन में गलत करने से बच सकें। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम कुल 24 एमसीक्यूज हल करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको मेरी एडवाइस है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और प्रश्नों को हल करते समय पहले वीडियो को पॉज करिए, प्रश्नों को पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए, तभी आपको वीडियो देखने का वास्तविक फायदा मिलेगा। यहाँ पर दो शब्द हैं, ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस से तात्पर्य है ई प्रशासन और ई गवर्नमेंट से तात्पर्य है ई सरकार। यहाँ पर ई अक्षर से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक सरकार। तो जब सरकारी कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है अर्थात आईटी का प्रयोग होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, इस प्रकार से संचालित किए जाने वाले शासन को, प्रशासन को हम ई गवर्नेंस या ई प्रशासन या ई सरकार, ई शासन के नाम से जानते हैं। अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए, काफ़ी मजा आने वाला है वीडियो में। पहला प्रश्न है, ई गवर्नेंस की शुरुआत सर्वप्रथम 1969 से कहाँ से हुई थी? कहीं पर मैंने ई प्रशासन लिखा होगा, कहीं पर ई गवर्नेंस लिखा होगा, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर हमें बताना है कि ई गवर्नेंस की शुरुआत सबसे पहले 1969 में कहाँ से हुई थी। चार ऑप्शन है, पढ़िए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अमेरिका, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से 1969 में ई गवर्नेंस की शुरुआत हुई। अमेरिका के रक्षा विभाग में कंप्यूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तो यदि प्रश्न आता है कि ई गवर्नेंस की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई, जवाब हो जाएगा अमेरिका, 1969। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब हुई? 1970 के दशक में ही भारत में ई प्रशासन की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ पर पूछा गया है भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1970 यानी 1970 में। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। आप चारों विकल्पों को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए, तभी आपको फायदा है इस वीडियो को देखने का। अगला प्रश्न, भारत में ई प्रशासन की योजना को कब प्रारंभ किया गया? ई प्रशासन भी हो सकता है, ई गवर्नेंस भी हो सकता है। हमें बताना है कि इंडिया में ई गवर्नेंस की योजना को कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, मैंने प्रश्नों का निर्माण इस प्रकार से कर रखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, बताइए आप कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, 15 अगस्त सन 2000। तो भारत में ई प्रशासन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2000 से हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी मज़ा इस वीडियो में आने वाला है। इसका एक पार्ट्स और आएगा, 25 प्रश्न बाद में हम हल करेंगे। आज की वीडियो में 24 प्रश्न हल करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से ई प्रशासन का उद्देश्य है या हैं? ई गवर्नेंस या ई प्रशासन का उद्देश्य इनमें से कौन से हैं? है आपको बताना है। चारों को पढ़िए, उत्तर देने की कोशिश कीजिए। पहला है सरकारी कार्य व्यवहार में पारदर्शिता व गुणवत्ता सुधार करना, एकदम सही। ई प्रशासन के माध्यम से सरकारी कार्यों के व्यवहार में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंटी लाई जाती है और गुणवत्ता सुधार यानी क्वालिटी इंप्रूव की जाती है। दूसरा, लाल फीताशाही
यानी भ्रष्टाचार से प्रशासन को स्वतंत्र इसमें किया जाता है। तो जो लाल फीताशाही है, भ्रष्टाचार करप्शन होता है, उससे प्रशासन को स्वतंत्र करवाया जा सकता है ई प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि यह पारदर्शी शासन प्रशासन व्यवस्था होती है। तीसरा है जनता का व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाना। तो जो लोग होते हैं, देश की जनता, आम पब्लिक का सिस्टम के प्रति एक विश्वास इसके माध्यम से बनाया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह एक पारदर्शी व्यवस्था है। ऑनलाइन चीज़ें होती हैं और आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो थ्योरेटिकल प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना काफ़ी सरल होता है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। पूछा गया है भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है हमारे देश में? प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मोत्सव होता है, इसलिए 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी, जब से एनडीए की सरकार सत्ता में आई 2014 से, तब से इसकी शुरुआत हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से प्रश्न को देखिए। निम्न में से ई प्रशासन की विशेषता है या है? तो ई प्रशासन की विशेषता इनमें से कौन सा है या है? ध्यान से पढ़िए, उत्तर दीजिए। इससे प्रशासन में जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है, एकदम सही। ई गवर्नेंस या ई प्रशासन के माध्यम से प्रशासन में यानी गवर्नेंस में जवाबदेहिता यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिश्चित होती है। दूसरा, यह प्रशासन को पारदर्शी एवं मितव्ययी बनाता है। जो गवर्नेंस है उससे ट्रांसपेरेंट बनाता है और मितव्ययी यानी कम खर्चीला बनाता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को ऑनलाइन कर देते हैं और आप दूर से उसे ऑनलाइन साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें खर्च कम होता है और पारदर्शी भी यह व्यवस्था मानी जाती है। तीसरा है, यह सरकार व जनता के मध्य संवाद को सरल बनाता है। तो जैसे कि MyGov.in है, my.gov.in, तो उसके माध्यम से भी जनता और सरकार के मध्य संवाद को आसान किया जा सकता है, सरल किया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये चारों इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करना काफ़ी सरल होता है, सिर्फ ध्यान से पढ़ना होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए। केंद्र सरकार द्वारा नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत ई मित्र योजना को कब प्रारंभ किया गया था? क्या पूछा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ई गवर्नेंस प्रोग्राम यानी नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत ई मित्र योजना को कब प्रारंभ किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 15 अगस्त सन 2002। तो केंद्र सरकार द्वारा नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत ई मित्र योजना की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2002 को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही है इस प्रश्न का जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुल 24 प्रश्न हल करेंगे, बाकी अगली वीडियो में हल करेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा 2002 में नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत निम्न में से कौन सा शब्द अस्तित्व में आए थे? तो यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं। हमें पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 2002 में नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत इनमें से कौन सा शब्द अस्तित्व में आया या आए? पहला है ई मित्र, यह एकदम अस्तित्व में आया था। ई गवर्नेंस भी अस्तित्व में आया था। ई गवर्नमेंट भी अस्तित्व में आया था। ई गवर्नेंस का मतलब है प्रशासन और ई गवर्नमेंट का मतलब है शासन। तो शासन और प्रशासन, और ई मित्र भी इसमें अस्तित्व में आया था। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मुझे लगता है आप इस प्रश्न को आसानी से समझ चुके होंगे और आपको किसी प्रकार का इसमें अब डाउट नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम ई मित्र की शुरुआत की गई थी। तो इंडिया में सबसे पहले ई मित्र
यानी इलेक्ट्रॉनिक मित्र की शुरुआत कब की गई थी? कहीं भी ई शब्द आए तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई फ्रेंड्स, ई गवर्नेंस, ई गवर्नमेंट, कोई भी शब्द है तो ई से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक का माध्यम है सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी क्रांति, आप उसे कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो भारत में सर्वप्रथम ई मित्र की शुरुआत की गई थी, सही जवाब है 1997 में बेंगलुरु से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1997 में बेंगलुरु से ई मित्र की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करिए, प्रश्नों को पढ़िए, उसके आंसर को पढ़िए, फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए। यहां पर पूछा गया है ई मित्र द्वारा प्रमाण पत्रों को डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने के उद्देश्य से एकल खिड़की योजना सुगम पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ई मित्र द्वारा प्रमाण पत्रों को डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने के उद्देश्य से एकल खिड़की योजना यानी सिंगल विंडो प्लान सुगम पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। 4 ऑप्शन है, पढ़िए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2011। तो 1 अप्रैल 2011 से एकल खिड़की योजना का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल का उद्घाटन किया गया ई मित्र द्वारा प्रमाण पत्रों को डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने के उद्देश्य से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। यहां पर पूछा गया है निम्न में से ई गवर्नेंस के चरण है या हैं? कौन से चरण ई गवर्नेंस के हैं यहां पर हमें बताना है। नंबर 1 कंप्यूटरीकरण, एकदम सही। ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस तभी होगा जब आपके पास कंप्यूटर होंगे। नेटवर्किंग, ये भी सही है, जब आपके पास नेटवर्क होंगे तभी आप ई गवर्नेंस कर सकते हैं। तीसरा है ऑनलाइन उपस्थिति, एकदम सही, जब आपके पास कंप्यूटर होंगे, नेटवर्क होंगे। ऑनलाइन उपस्थिति का मतलब है आप वेबसाइट को अपलोड करोगे, अपडेट करोगे, उसमें कुछ नई चीज़ें समय समय पर जो भी परिवर्तित होते हैं तो आपको ऑनलाइन कई चीज़ें अपडेट करनी होती हैं। आपने देखा होगा भारत में कई सारी साइट्स ऐसी हैं जहां कई वर्षों से 5 साल 10 साल से वो अपडेट नहीं है, तो ये एक कमी है इसकी। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ई गवर्नेंस के चरण है कंप्यूटरीकरण, नेटवर्किंग, ऑनलाइन उपस्थिति। 4 चरण होते हैं, चारों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला है कंप्यूटरीकरण जो कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरा है नेटवर्किंग, तीसरा है ऑनलाइन उपस्थिति यानी वेबसाइट को अपडेट करना, उस पर सूचनाओं को अपलोड करना, डाउनलोड करना, इसको कहते हैं ऑनलाइन उपस्थिति। और चौथा है ऑनलाइन संपर्क यानी ऑनलाइन कनेक्टिविटी करना, ठीक है, विभिन्न साइट्स के मध्य, विभिन्न कंप्यूटर के मध्य या विभिन्न सरकारों के मध्य। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बारीक से हल करने की कोशिश कीजिए। यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है? ई गवर्नेंस के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। 4 प्रकार होते हैं, तो यहां पर बताना है कि इनमें से ई गवर्नेंस का प्रकार कौन सा नहीं है। पहला है सरकार से सरकार के मध्य, यह होता है। यहां पर मैंने G2G लिखा है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो सरकार से सरकार के मध्य यानी एक सरकार से दूसरे सरकार के मध्य हो सकता है, केंद्र सरकार से राज्य सरकार के मध्य या 2 राज्य सरकारों के मध्य, विविध राज्य सरकारों के मध्य, ऐसा हो सकता है। दूसरा है सरकार से नागरिक, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो सरकार से नागरिकों के मध्य यानी जैसे वर्तमान में आप सरकारी साइट पर जाते हो, वहाँ से कई ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो इसे कहते हैं सरकार से नागरिक, जिससे G2G कहते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन। तीसरा है सरकार से व्यवसाय यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो आप सरकार से व्यवसाय भी कर सकते हो, कई सारे साइट ऐसे हैं जहां ऑनलाइन व्यवसाय होता है, तो G2B कहते हैं। और चौथा है विद्यार्थी से टीचर यानी स्टूडेंट्स टू टीचर्स टू स्टूडेंट, यहाँ पर टी हो जाएगा, टीचर्स टू स्टूडेंट। यह गलत है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये नहीं होता है, बल्कि इसकी जगह क्या होता है सरकार से कर्मचारी यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये होता है 4। तो पहला होता है सरकार से सरकार के मध्य, दूसरा होता है सरकार से नागरिक,
तीसरा होता है सरकार से व्यवसाय, चौथा होता है सरकार से कर्मचारी, यानी G2G, G2C, G2B और G2E। लेकिन विद्यार्थी से टीचर नहीं होता है, ये ऑप्शन मैंने बनाया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है नहीं है। मुझे लगता है आप इसे समझ चुके होंगे। कई बार इसी से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कई बार प्रश्न पूछता है कि अमेजोन निम्न में से किस ई गवर्नेंस के प्रकार का सेगमेंट है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट। तो किस में आ जाएगा, अमेजोन या फ्लिपकार्ट? सरकार से व्यवसाय, क्योंकि आप व्यवसाय करते हो उसके माध्यम से, तो G2B में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है प्रश्न का जो निर्माण है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, पढ़िए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। ई गवर्नेंस को के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 3 नाम दिए गए हैं, तो ई गवर्नेंस को इनमें से और किस नाम से भी जाना जाता है? स्मार्ट शासन, लोगों के शासन, लोकतांत्रिक शासन, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा स्मार्ट शासन। तो ई गवर्नेंस को स्मार्ट शासन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ई गवर्नेंस के तहत प्रयोग होने वाला शब्द स्मार्ट में ए से तात्पर्य है। ठीक है, ई गवर्नेंस के तहत प्रयोग होने वाला शब्द स्मार्ट में ए से तात्पर्य है। तो ए से क्या तात्पर्य है ये हमें बताना है। पहला है एक्सेस, दूसरा है अकाउंटेबल, तीसरा है एरिया, चौथा है एक्रॉस। तो इन चारों में से कौन सा शब्द इस ए पर सही बैठेगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अकाउंटेबल। ठीक है, तो स्मार्ट में ए का तात्पर्य है अकाउंटेबल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर मैंने इनको मेंशन किया है, आप देख लीजिए। स्मार्ट में एस का मतलब है सिंपल, एम का मतलब है मोरल, ए का मतलब है अकाउंटेबल, आर का मतलब है रिस्पॉन्सिबल और टी का मतलब है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यानी पारदर्शिता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कई बार यहीं से प्रश्न का निर्माण हो जाता है। ध्यान रखिए, मैंने कई मेहनत के बाद इस वीडियो का निर्माण किया है। इसका अगला पार्ट तुरंत अपलोड किया जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है, ई गवर्नेंस या सुशासन के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द। फ्रेंड्स में ई से तात्पर्य है ई गवर्नेंस या सुशासन, यानी गुड गवर्नेंस कहो या ई गवर्नेंस कहो। इसके अंतर्गत एक शब्द प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स करके, फ्रेंड्स FRIENDS। इसमें ई से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ई का मतलब हमें बताना है इफेक्ट, एफिशिएंट, इकोनॉमी या इजी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 एफिशिएंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे लगता है आप इससे समझ चुके होंगे। यहां पर मैंने फ्रेंड्स शब्द का पूर्ण विस्तार दिया है, आप ध्यान से इसे देख लीजिए। फास्ट, रिलायबल, इंस्टेंट, एफिशिएंट, नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन, और अंत में है सर्विसेज। तो फ्रेंड्स का पूर्ण रूप आप यहाँ पर से नोट कर सकते हैं। एफिशिएंट यहाँ पर से मैंने पूछा था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पर पूछा गया है, डिजी लॉकर में किससे अप्रूव किया जाता है? डिजी लॉकर आपने सुना होगा, हो सकता है आपने इसे डाउनलोड भी किया होगा। तो इसमें किससे अप्रूव किया जाता है, कैसे इसमें एंट्री की जाती है? पैन कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस से, पासपोर्ट से या आधार कार्ड से? प्रश्न का सही जवाब है आधार कार्ड। यह भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सेव रख सकते हैं, जो कि कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। आप वहाँ पर अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जैसे अपने रिजल्ट्स, मार्कशीट या अपने अदर्स डॉक्यूमेंट्स, अपने पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आदि को आसानी से सेव कर सकते हैं। यहाँ पर 10 MB का स्टोरेज होता है, तो 10 MB में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। ये प्रश्न आ सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आधार कार्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7-8 फरवरी 2020 को
23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि 2020 में जो 7 और 8 फरवरी को 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली, कोलकाता, गुजरात या मुंबई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मुंबई। तो 23वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया था मुंबई में, यानी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, 23वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 की थीम निम्न में से थी। एक थीम होती है इसकी, तो क्या थी 23rd ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 की? ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। तो इंडिया 2020 डिजिटल परिवर्तन इसकी थीम थी। आप इसे नोट कर लीजिए। इस प्रकार के ऑप्शन बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसको पढ़िए। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत कब से की गई? यहां पर कब से पूछा गया है। कौन करता है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, और इसके साथ ही सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग भी इसमें सपोर्ट करता है, और जिस राज्य में इसका आयोजन किया जाता है वह भी इसमें प्रतिभाग करता है। प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग, सूचना विभाग, और जो राज्य इसका आयोजन करेगा वह भी इसमें प्रतिभाग करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1997। तो सबसे पहले 1997 से ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में जो कि 2020 में हुआ था 23rd ई गवर्नेंस सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में, उसको मैं पहले ही बता चुका हूं। अगला प्रश्न, 6 प्रश्न और हल करेंगे, ध्यान से देखिए। कोविड-19 की स्थिति के दौरान निम्न में से किस ऐप्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जब कोविड-19 चला था उस समय एक ऐप्स बहुत चर्चा में था। कौन सा था? आरोग्य जीवन, आरोग्य सेतु, आरोग्य क्लिनिक या ई नाम? सही जवाब है आरोग्य सेतु। तो सभी को पता होगा, बहुत सरल प्रश्न है और ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर मेंशन किया है। आप देख लीजिए। अगला प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष आया था? यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसे आईटी एक्ट कहते हैं शॉर्ट में, आईटी एक्ट कब आया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर 1, 2000 में। तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी एक्ट आया था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिए कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना कब हुई और इसका मकसद क्या है। इसे शॉर्ट में NKN कहते हैं, यानी नेशनल नॉलेज नेटवर्क के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी यह हमें यहाँ पर पूछा गया है। आप इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 2010 में। तो राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना हुई थी 2010 में। तो आप इसका जवाब समझ चुके होंगे। और इसका कार्य क्या है? ये करता है देश के प्रमुख शोध और अकादमिक संस्थानों को तेज गति वाले कनेक्टिविटी से जोड़ना का कार्य, ठीक है। तो जो रिसर्च और एकेडमिक संस्थान होते हैं उनको तेज गति वाली कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। शुरुआत हुई थी 2010 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का क्षेत्र भारत के साथ साथ किस देश से है? तो भारत इसमें अन्य देशों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी भारत के अलावा इसमें भूटान का साथ है, ठीक है। तो भारत सार्क देशों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को छोड़कर। सार्क में 8 देश हैं, भारत सहित, भूटान सहित, अफगानिस्तान सहित 8 देश हैं। तो भारत उनके साथ इसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी, आप इसे ध्यान में रख लीजिए। आखिरी के 2 प्रश्न, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीआई का पूर्ण रूप है, यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, पैसा ट्रांसफ़र करते हो या रिसीव करते हो,
तो बताइए यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़िए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस शुरुआत हुई थी 2016 से, 2016 से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बन जाए। आज का आखिरी प्रश्न ये है, ठीक है, यहाँ से आगे हम कल हल करेंगे। भारत नेट परियोजना का पुराना नाम था, भारत नेट परियोजना का पुराना नाम था OFC नेटवर्क, OFC नेटवर्क। तो कल की वीडियो में यहाँ से हम हल करेंगे, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मुझे लगता है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी ज्ञान इसमें मिला होगा। यदि ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो आप मुझे बताइए कि IT एक्ट अस्तित्व में कब आया, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब बना था। वीडियो देखी है तो अवश्य इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वस्वी के साथ। आपका बहुत बहुत आभार। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बी हैप्पी एंड स्माइली ऑल्सो।